आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टिश्यू ग्राफ्ट और ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये इसकी टाइप्स के बारे में। चाहे एक मसल रिपेयर के अंदर जो मटेरियल या जो इम्प्लांट हम करते हैं वो ग्राफ्ट होता है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये आर्थोपेडिक प्रोसीजर हम जितने भी करेंगे टिश्यू डैमेज के लिए या फिर टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए इम्प्लांटेड करते हैं रिपेयर प्रोसेस में, इसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। और बेसिकली यही इसका यूज़ है कि कहाँ कहाँ पे इसका यूजेज हमारे पास पड़ा हुआ है। Different orthopedic procedures to repair damaged structure tissue grafts are implanted during the repair process. For example, soft tissue grafts are routinely used to reconstruct ligament of the knee or ankle. हमारे पास जब लिगामेंट का जो है डैमेज आता है, लिगामेंट की जो ब्रेकेज होती है, तो उसको हम रिपेयर करने के लिए भी ग्राफ्ट ही यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल नी और एंकल के लिगामेंट की है। इसके अलावा ग्राफ्ट आर ऑल्सो यूज्ड इन आर्टिकुलर कार्टिलेज टू रिपेयर प्रोसीजर एंड मैनी बॉनी प्रोसीजर्स। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने बताया कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली जो टिश्यू की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग है, वो 3 तरह की है। ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और इसके अलावा है जी सिंथेटिक ग्राफ्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोग्राफ्ट क्या है। ऑटोग्राफ्टिंग सेम पर्सन होता है जिसका हमने रिपेयर प्रोसीजर करना होता है, या मतलब जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, उसी पेशेंट का जो हेल्दी टिश्यू है, हम वहाँ से वो कुछ पोर्शन लेके और वहाँ से उसको रिपेयर कर देंगे, उसकी डैमेज पार्ट को। इसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। ठीक है। ये सेम इसमें हेल्दी पेशेंट होता है, डोनर साइड उसकी उसी की बॉडी की होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट फॉर एग्जांपल हैव बीन यूज्ड फॉर द मोर देन 4 डिकेड। ये मतलब 40 सालों से हम यही यूज़ कर रहे हैं कि पैटेलर का जब भी इंटरक्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का जब रिपेयर हमें करना होता है, तो हम पैटेलर टेंडन का ही ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, और उसी सेम पर्सन का। तो इस ऑटोग्राफी को हम कहते, इसको हम ग्राफ्ट के सिस्टम को कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। इसके बाद आता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट यूज फ्रेश और क्रायो प्रिजर्व टिश्यू of that comes from a source of other than the patients, typically from a cadaveric donor. इसमें क्या होता है, हम एक डेड बॉडी जो होती है उसका टिश्यू यूज़ करते हैं ग्राफ्टिंग के तौर पे। इसको हम एलोग्राफ कहते हैं। ये उस पेशेंट की ख़ुद की बॉडी का नहीं होता, ये किसी डेड जो है बॉडी, उससे हम टिश्यू लेते हैं, इसको कैडावेरिक डोनर बोलते हैं। और इसका जो हम टिश्यू होता है, क्रायो प्रिजर्वेटिव टिश्यू होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, इसको एलोग्राफ्ट कहते हैं। इसके बाद एक और टाइप हमारे पास पड़ी हुई है सिंथेटिक ग्राफ्ट। इसमें हम कहते हैं मटीरियल सच एज द गोरटेक्स, Dacron, often an alternative to human tissue, and have been used on limited basis for ligament reconstruction in the knee. However, synthetic ligaments to date have had a high rate of failure and have not helped well over time. Implantation of synthetic ligament has also been associated with chronic synovitis of the knee. The risks and drawbacks associated with the autograft and allograft, ये हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स नंबर 12.9 में है। सिंथेटिक जो ग्राफ्ट हमारे पास हैं, इसके अंदर एक ख़ास किस्म के मटेरियल्स यूज़ होते हैं, गोरटेक्स और डेक्रॉन। ये अल्टरनेट होते हैं ह्यूमन टिश्यू के, और ये लिमिटेड बेसिस के या फिलामेंट रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं नी के अंदर। इस लेकिन इनका फेलियर रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो है ऑटोग्राफ सबसे बेस्ट हैं, उसके बाद कैडावेरिक भी सम हाउ, और लेकिन सिंथेटिक इतनी अच्छा इनका जो है प्रोग्रेस रेट नहीं है, इसका फेलियर रेट ज़्यादा है। बात एक चीज़ जब आपकी बॉडी से सही मैच ही नहीं करती है तो वो हो सकता है किसी हद तक, लेकिन जो है फेलियर रेट इसका ज़्यादा है। इसके बाद हम इसका वो बॉक्स पढ़ेंगे जिसमें इसके रिस्क हैं विद यूज़ ऑफ ऑटोग्राफ एंड एलोग्राफ। इसमें ऑटोग्राफ के जो रिस्क्स हैं वो क्या है। नेसेसिटीज टू सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द पेशेंट, इसमें डैमेज टू और वीकनिंग ऑफ द अदरवाइज हेल्दी टिश्यू एट द डोनर साइड। अब ओबियसली एक चीज़ है, ऑटोग्राफ में आप उसी हेल्दी पेशेंट का एक हेल्दी टिश्यू को हम उसको कट करके उसको जो है वो ब्रेकेज की साइड पे या जहाँ पे हमने रिपेयर लगाना है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको 2 इंसिजन देने पड़ेंगे एट अ टाइम। एक तो जो उसको हुआ पड़ा है और दूसरा उसको हम हेल्दी टिश्यू पे देंगे, तो ये इसकी जो है वो एक रिस्क फैक्टर आता है। ये रिस्क है हमारे पास ऑटोग्राफ का। उसके बाद आता है एलोग्राफ। एलो हमें पता है, एलोग्राफ जो है वो कैडावेरिक डोनर से आता है, तो पोटेंशियली डिजीज ट्रांसमिशन फ्रॉम द डोनर, डिक्रीज ग्राफ्ट स्ट्रेंथ एज द रिजल्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। जो हमारे पास कैडावेरिक टिश्यू होता है हम उसको स्टेरिलाइज करके रखते हैं, तो स्टेरिलाइजेशन की वजह से उसकी
ग्राफ की स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ग्रेटर रिस्क ग्राफ्ट फेलियर ड्यू टू द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अच्छा, दूसरी बॉडी का लग रहा है तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होंगे, तो इस वजह से भी इसका फेलियर रेट ज़्यादा है। इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द कैडावेरिक टिश्यू ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हमें हर वक्त इसकी अवेलेबिलिटी हो कैडावेरिक टिश्यू की, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नोर एन ऑप्शन फॉर आर्टिकुलर कार्टिलेज इम्प्लांटेशन बिकॉज क्रायोप्रिजर्वेशन डिस्ट्रॉय आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पे हमारे पास जो कार्टिलेज की इम्प्लांटेशन है वो कैडावेरिक टिश्यू में नहीं हो सकती, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है क्रायोप्रिजर्वेशन मेथड के अंदर। क्रायोप्रिजर्वेट हम जब आर्टिकुलर कार्टिलेज को करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका इम्प्लांट लगाना मुश्किल है। ये इसके कुछ ड्रॉबैक थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। रिपेयर, रीअटैचमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ये हमारे पास कुछ जो है बेसिक डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मसल रिपेयर। A complete tear or rupture of a muscle individual, but it may occur if a muscle that is already in a state of contraction takes a direct blow or is forcibly stretched. वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो मसल का जो टीयर है वो अनयूजुअली है, कि मतलब कि वो कंप्लीट रैप्चर हो एक मसल का, लेकिन बास कंडीशन ऐसी होती है जिसमें स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टेक द डायरेक्ट लो और फोर्सफुली स्ट्रेच, जब काफ़ी अरसे के लिए एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो शॉर्टन पोजीशन में रहेगा या उसके ऊपर कोई डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ेगा, तो तब जो है वो, तो इसमें जो है फिर उसका रिपेयर हो सकता है। मतलब शॉर्टन पोजीशन में या डायरेक्ट उस पर ब्लो या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर मसल हमारा जो है वो रैप्चर हो सकता है। अब हम इसमें मसल रिपेयर के प्रोसीजर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इमीडिएट सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए स्वेयर टियर और इवन कंप्लीट रैप्चर ऑफ ए मसल इज अनकॉमन। अनकॉमन है, मतलब कंप्लीट रैप्चर नहीं होता वैसे तो, लेकिन अगर जो छोटा सा भी हमारे पास अगर टीयर आए तो हम उसको जो रिपेयर करेंगे, या कोई स्वेयर टीयर आएगा बिकॉज इन्फ्लेमेशन अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ द मसल टिश्यू मेकिंग इट डिफिकल्ट टू होल्ड sutures in the places. A patient can achieve a more satisfactory outcome with a late repair after acute symptoms have decreased. This muscle is reopposed, sutured, and immobilization, so it is initially held in a shortened position as it begins to heal. इसमें हमें ये बताया गया है कि इसका जो प्रोसीजर है मसल रिपेयरिंग का, ये हम डायरेक्ट जब आपको एक मसल रिपेयर आएगा हम उसके फ़ौरन बाद ही नहीं करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्या होता है इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं एक्यूट स्टेज में, हमें पता है रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, हीट हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर्स हैं वो वहाँ पे एक्युमुलेट हो रहे होंगे, तो वो सॉफ्टन कर देते हैं आपके स्ट्रक्चर को। फिर उसमें क्या होता है, मसल रिपेयर हम करेंगे तो सूचर वो सही से उसको ग्रिप नहीं दे पाएंगे और वो फेलियर हो जाएगा उसका। तो इस वजह से थोड़ी सी जो इन्फ्लेमेशन सबसाइड होती है तो तब हम उसको करते हैं, इमीडिएटली नहीं करते। 48 से 72 आवर्स आफ्टर इंजरी, मतलब कि ये टाइम ड्यूरेशन है, तब हम उसका जो है वो रिपेयर करेंगे। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हम उसको क्या देंगे, मसल सेटिंग एक्सरसाइज ऑफ द सुचर मसल मे बी इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। सबसे पहले हम उसकी मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज देंगे। उसके बाद व्हेन द इमोबिलाइजेशन इज रिमूव्ड, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एम्फसाइजिंग कंट्रोल मोशन विद इन अ प्रोटेक्टेड रेंज मे बी स्टार्टेड टू रिगेन जॉइंट मोबिलिटी। इसके बाद वेट बेयरिंग की तरफ लेके जाएंगे। पार्शली पहले कराएंगे हम उसको रिस्ट्रिक्टेड अंटिल द पेशेंट अचीव्स द फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द रिपेयर्ड मसल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद हमने उसकी इमोबिलाइजेशन जब रिमूव्ड हो गई है तो उसको हमने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ उसको लेके जाना है, कंट्रोल मोशन में, प्रोटेक्टेड रेंज के अंदर। फिर उसके बाद उसको पार्शली वेट बेयरिंग की तरफ लेके आएंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसको लो लोड हाई रेपिटेशन रेजिस्टेंस पे लेके जाएंगे। प्रोग्रेस वेरी ग्रेजुअली टू प्रोटेक्ट द हीलिंग मसल एंड शुड नॉट इलिसिट पेन। Vigorous stretching or a return to full level of activity are contraindicated until soft tissue healing is complete. इसमें के हम जो है ना, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसी भी एक्यूट प्लान के अंदर हम विगरस स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, सॉफ्टली न्यू फॉर्म जो हमारे पास टिश्यू है वो जो है वो रैप्चर हो सकता है अगेन। तो इसमें क्या होता है, एज लॉन्ग एज 6 to 8 वीक पोस्ट ऑपरेटिवली हम उसको स्ट्रेचिंग नहीं देंगे।
टेंडन रिपेयर, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, हमने मसल रिपेयर देखा था। टेंडन रिपेयर में क्या होता है, व्हेन टेंडन टियर्स रप्चर इन ए यंग पर्सन इट इज़ यूजली द रिजल्ट ऑफ स्वेयर ट्रॉमा। टेंडन कब हमारे रिपेयर होता है, जब स्वेयर ट्रॉमा या असल्ट हो टेंडन की, तो टेंडन का जो है वो रप्चर होता है। In elderly person with a history of chronic impingement, it is usually the result of progressive deterioration of the tendon coupled with a sudden unusual motion. टेंडन यूजली रैप्चर एट मस्क्यूलो टेंडनस और टेंडो ओशियस जंक्शन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेंडन कहाँ कहाँ से रैप्चर हो सकता है। तो टेंडन जो है वो मस्क्यूलो टेंडनस यानी मसल का जो टेंडन के साथ अटैचमेंट है वहाँ से टेंडन जो है रैप्चर हो सकता है। और टेंडो ओशियस जंक्शन टेंडन की जो बोन के साथ अटैचमेंट है वहाँ से ये रैप्चर हो सकता है। कॉमन साइट्स ऑफ एक्यूट टियर और रैप्चर आर द बाइसेप्टल टेंडन एट द शोल्डर और द एचलिस टेंडन in the leg. So in patient with chronic tenosynovitis, inflammation of the synovium, tenosynovitis, पैराटेंडोनाइटिस भी इसको हम कहते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन की, हैंड का टेंडन या रिस्ट का। द एक्सटेंसिव टेंडन कैन इरोड ओवर टाइम एंड मे इवेंचुअली रैप्चर अलोंग द डोर्सम ऑफ द हैंड. The superficial tendon of the hand and the foot also are vulnerable to injuries, particularly laceration that may require surgical repair. लेसिरेशन कट हो जाता है वहाँ से टेंडन का, तो उसके बाद उसमें जो सर्जिकल रिपेयर ज़रूरी हो जाता है। द फ्लेक्सर टेंडन ऑफ द फिंगर्स फॉर एग्जांपल आर कॉमनली स्वेयर as a result of a deep laceration to the palm of the hand. Aside from the acute pain that occur at the time of injury to tendon, a complete tear, rupture, laceration cause loss of ability to generate tension in the muscle tendon unit and result in the waking but little pain. With a partial tear, there is significant pain during active muscle contraction or stretching of the muscle tendon unit. अब यहाँ पे हम टेंडन का जो रिपेयर है उसका प्रोसीजर अगर हम देखेंगे, उसमें क्या है कि इसके जैसे ही टेंडन का रिपेयर होता है, टेंडन का रैप्चर होता है या लेसिरेशन होती है, तो उसको फ़ौरन से ही इमीडिएटली या विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर इंजरी इसको हमने रिपेयर करना होता है। अदरवाइज द टेंडन बिगन्स टू रिट्रैक्ट मेकिंग रीअटैचमेंट डिफ़िकल्ट आफ्टर द टेंडन इज सिचर्ड। उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसमें डिलीट कर देंगे तो टेंडन जो है वो रिट्रैक्ट हो जाएगा और उसकी दोबारा से वो जो अटैचमेंट है उसको डिफ़िकल्टी होगी हमें दोबारा से उसकी अटैचमेंट करने में। द रिपेयर मसल टेंडन यूनिट इज मेंटेन इन ए शॉर्टन पोजिशन as within a complete tear of the muscle. A longer immobilization period may be required for a repeated tendon for repair tendon than for a repaired muscle because the vascular supply to tendon is poor. However, immobilization involving a limited degree of tensile forces on the repair tendon is initiated as early as possible to minimize adhesion that can hinder tendon grinding. इसमें उसने ये बात बताई कि हमें मसल की निस्बत जो है ना टेंडन को लॉन्गर इमोबिलाइजेशन में रखना होता है क्योंकि इसकी पुअर वेस्कुलर सप्लाई है। इसके बाद इसकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या होगा, वही मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस बिगन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट डिवीजन ऑफ द टेंडन टू द शीथ और सराउंडिंग tissue and to promote alignment of the healing tissue. It is possible to remove the immobilization for a brief period of exercises. Passive motion or active contraction of the muscle group that is antagonist of the repaired muscle tendon within a protected range also be permissible within a few days after surgery. इसके बाद control anti-gravity motion are initiated after the repair tendon and weight bearing may be restricted after an upper and lower extremity tendon repair. And the heavy lifting activities are often contraindicated as for long as 6 to 8 weeks after an upper extremity repair. Because the muscle tendon unit must be held in shortened position for several weeks, ranging full range may be difficult. Regaining full range may be difficult. However, vigorous stretching and high intensity exercises should not be initiated until at least 8 weeks. इसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास टेंडन का रिपेयर जो हम करते हैं वो शॉर्टन पोजीशन में करते हैं। अब प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन में क्या होगा हमारे पास कि जो शॉर्टन पोजीशन में रहने की वजह से हमारे पास जो मसल हैं उनकी
दोबारा से वो रेंज ऑफ मोशन सही से रीगेन नहीं कर सकते, तो हमें स्ट्रेचिंग की तरफ उसको लेके जाते हैं। लेकिन फ़ौरन से स्ट्रेचिंग हमने नहीं करानी, पहले वो टेंडन रिपेयर होगा, उसके बाद तकरीबन जो है 8 वीक्स के बाद हम उसको इनिशिएट कराएंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ताकि वो अपनी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट कर सके, रीगेन कर सके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिगामेंट रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन एंड फर्दर ऑन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट and like the channel.